बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रिय स्टूडेंट्स। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर मॉडल पेपर्स पीपीए के अपलोड किए हैं और इससे पहले मैंने वीडियो में आपके लिए फ़िज़िक्स का जो पीपीए का मॉडल पेपर था उसका सोल्यूशन अपलोड किया था। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर उसका सोल्यूशन इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे हम। तो एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट आप बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हम डायरेक्टली इस वीडियो में इंशाल्लाह सिर्फ मॉडल पेपर का सोल्यूशन ही देखेंगे। तो मॉडल पेपर में जो पहला प्रैक्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड विद क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन यहीं पे कर देता हूँ। ये डायग्राम है पेपर क्रोमेटोग्राफी की अरेंजमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं कि आपको एक पेपर मिलता है, यूजुअली फिल्टर पेपर की तरह का एक पेपर होता है। इस पेपर पे आपने सबसे पहले नीचे एक लाइन लगानी है, ये लाइन लगानी है। ये लाइन पेंसिल से लगानी है। सबसे पहली चीज़ तो ये लाइन आपने पेंसिल से लगानी है। इसलिए पेंसिल से लगानी है कि अगर ये पेन से लाइन लगाएंगे तो पेन के अंदर इंक होती है, ठीक है, इंक डिज़ोल्व हो जाएगी सॉल्वेंट के अंदर। पेंसिल के साथ लाइन लगाएंगे। और दूसरा, ये लाइन लगाई कहाँ पे, देखें, इस बॉटम से, पेज के इस बॉटम से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर ये लाइन लगानी है आपने, ठीक। और उसकी रीज़न क्या है, आपने सबसे पहले पेपर के ऊपर ये लाइन लगाई 1-2 सेंटीमीटर ऊपर, फिर उसके बाद आपको जो मिक्सर मिला है 2 इंक्स का, वो सैंपल जो आपको मिला है वो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर उसका एक ड्रॉप छोटा सा हमने ले लेना है, ये ड्रॉप ले लेना है ऐसे। अब अगर ये लाइन बिल्कुल नीचे यहाँ पे मैं लगा दूँ, यहाँ पे अगर लगा दूँ और इसी लाइन के ऊपर ही ये स्पॉट भी ले लूँ, जब इसको सॉल्वेंट में हम डिप करेंगे तो ये इंक्स इधर ही, इसके अंदर इंक्स दोनों डिज़ोल्व हो जाएंगी, सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगी। वी डोंट वांट दैट। अब ये लाइन थोड़ी सी ऊपर लगाई, फिर उसके बाद इस जार के अंदर आपने सॉल्वेंट, यूजुअली वाटर है, ये रखा और फिर इस पेपर को डिप कर दिया इसके अंदर। डिप ऐसे किया कि लाइन और ये जो मिक्सर का सैंपल है ये ऊपर रहा थोड़ा सा। अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो राइज अप करेगा, यहाँ से सॉल्वेंट ऊपर जाएगा इस पेपर की वजह से। जब वो सॉल्वेंट ऊपर जाएगा तो ये इंक तक जब पहुँचेगा तो इंक को अपने साथ लेकर वो सॉल्वेंट ऊपर जाएगा। अब इंक मिक्सर है 2 इंक्स का, लेट से, तो वो जो दोनों इंक्स हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करके ऊपर जाएंगे। आप वो डिस्टेंस को फिर मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस को मेजर करके फिर हम उसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये इसके पीछे थियोरेटिकल बैकग्राउंड है। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हैं। तकरीबन यही क्वेश्चंस होंगे जो मैं यहाँ पर बता दिए आपको। तो अली बिगिंस बाय ड्राइंग अ बेस लाइन ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर। वे शुड अली ड्रॉ द लाइन? तो कहाँ पे, 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम bottom of the page, bottom of the paper, from the bottom of the chromatography paper. Or why should Ali, where should he draw the line? Why should he use a line of pen, he use pencil to draw the line? Because pencil line will not be soluble in the solvent, unlike line drawn by ink. इंक वाली जो है वो सॉलेबल हो जाएगी, ये उसकी मुकाबले में जो है वो सॉलेबल नहीं होगी। ठीक हो गया, ये पहले क्वेश्चन के आंसर में ये लिख देंगे। दूसरा है, अली यूज्ड अ कैपिलरी ट्यूब टू अप्लाई स्मॉल स्पॉट्स ऑफ एक्स। हाउ कैन ही इंश्योर दैट द स्पॉट्स आर प्रॉपरली प्लेस्ड फॉर इफेक्टिव सेपरेशन? तो स्पॉट्स जो हैं जो बनाएंगे आप, वो एक तो छोटे होने चाहिए और दूसरा वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। देखिए एक ही जगह पे है स्पॉट, ठीक है। तो द स्पॉट्स शुड बी स्मॉल, पहली बात तो ये छोटे, एक ही स्पॉट लगाएं या 2 स्पॉट्स लगाएं तो छोटे होने चाहिए स्पॉट्स, और कॉन्सेंट्रेटेड एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड एट 1 पॉइंट। कॉन्सेंट्रेटेड भी सिर्फ लिख दें, 1 पॉइंट की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तो ठीक है, ठीक है। और फिर वो जो स्पॉट लगाना कहाँ पर है, एंड मस्ट बी प्लेस्ड, अभी डायग्राम में भी आपको दिखाया था, ऑन द बेस लाइन। जो लाइन लगाई है ना आपने उसके ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है, आफ्टर अप्लाइंग द इंक स्पॉट्स अली प्लेस द क्रोमेटोग्राफी पेपर इनटू द बीकर विद the solvent. What must Ali check to ensure the setup is correct before starting the experiment? He must check that the baseline is above the solvent. पहली बात, जो बेस लाइन आपने पेंसिल से ड्रॉ की है, ठीक है, वो ऊपर होनी चाहिए किससे, सॉल्वेंट से। क्यों कि उसके ऊपर आपने
स्पॉट लगाया मिक्सचर का, तो अगर ये बेस लाइन सॉल्वेंट के अंदर हुई तो वो इंक भी सॉल्वेंट के अंदर, वो जो मिक्सचर आपने जो स्पॉट आपने लगाया तो वो वहीं पर डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो द बेस लाइन मस्ट बी अबव द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देख लें यहाँ नीचे है और बेस लाइन उससे थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ तक है, सॉरी सॉल्वेंट यहाँ तक है, बेस लाइन उससे थोड़ी सी ऊपर है, वो मिक्सर भी उससे ऊपर है, सो दैट द इंक स्पॉट डज नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, ठीक है। ये भी साथ आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ कैन अली डिटर्मिन व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज़ कंप्लीट एंड व्हाट शुड ही डू इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द पेपर फ्रॉम द बीकर। तो उसको कैसे पता चलेगा कि जब जो सॉल्वेंट है वो यहाँ से ट्रैवल होता होता ना, सॉल्वेंट फ्रंट, ये देखें जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ तो ये पेपर के टॉप तक यहाँ तक पहुँच गया। व्हेन द सॉल्वेंट फ्रंट हैज़ रीच्ड अप टू द टॉप ऑफ द पेपर द एक्सपेरिमेंट इज कम्प्लीट। सॉल्वेंट, इंक्स नहीं, इंक्स देखें इंक्स नीचे रह गई हैं, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इंक्स के मुकाबले में। सो द सॉल्वेंट फ्रंट हैज़ रीच्ड नियर द टॉप ऑफ द पेपर, तब ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और what must Ali check, नहीं सॉरी, what should he do immediately after removing the paper from the beaker। पेपर को बीकर में से निकालने के बाद उसको क्या करना चाहिए, उसको फ़ौरन से एक लाइन जो है वो ऊपर लगा लेनी चाहिए जहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट पहुँचा है। he should draw a line at the position या point reached by the solvent front, ठीक है, at the position reached by solvent front, क्योंकि आप डिस्टेंस मेजर करना है फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सॉल्वेंट फ्रंट कहाँ था और कहाँ से कहाँ पर गया, बेस लाइन से ऊपर तक का डिस्टेंस लेना होता है आपने। तो डिस्टेंस तभी लेंगे जब आपने लाइन मार्क कर ली होगी, ठीक है, वरना इवेपोरेशन की वजह से बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि सॉल्वेंट फ्रंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अच्छा जी, उसके बाद अली ऑब्जर्व दैट एक्स सेपरेट्स इनटू टू डिस्टिंक्ट स्पॉट्स। व्हाट कॉन्क्लूजन कैन अली ड्रॉ अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स अगर दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो जो मिक्सचर हमें मिला था इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर कलर्ड सब्सटेंसेस। तो एटलीस्ट टू कलर सब्सटेंसेस उसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए तो दो डिस्टिंक्ट स्पॉट्स हैं। मिक्सचर ऑफ इंक्स इज कंपोज्ड ऑफ टू कलर्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो कलर्स हैं, ठीक है जी। परफॉर्म द नेसेसरी कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द आर एफ वैल्यू। तो आर एफ वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस डिवाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, तो उससे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। डिस्टेंस मूव बाय द इंक या स्पॉट, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ ही है 2.6, आई थिंक 2.6, इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्वेंट फ्रंट ने जो डिस्टेंस मूव किया है वो है 8 सेंटीमीटर, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे। दूसरे के लिए 5.6 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों की अलग अलग आर एफ की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये है रिलेटेड टू डिस्टिलेशन एपरेटस में आपने सेपरेट करना होता है वाटर को अल्कोहल से। तो इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ एक मिक्सचर लिया वाटर और अल्कोहल का, यहाँ ऊपर थर्मोमीटर रखा, थर्मोमीटर बिल्कुल यहाँ इस एंड पे यहाँ पर होता है ताकि जो फ्यूम्स ऊपर जाएं उन फ्यूम्स का ये वेपर्स जो ऊपर जाएं उनका टेम्परेचर आपको पता है। जब टेम्परेचर एक कांस्टेंट वैल्यू पर आता है तो आप समझ जाएं कि यहाँ वाटर जो है वो सेपरेट हो गया है। वाटर और अल्कोहल में से पहले सेपरेशन जो होगी वो सॉरी अल्कोहल की होगी और वाटर नीचे रह जाएगा। अच्छा, अब आपने सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेबलिंग लाजमी देखनी है इस डायग्राम की, ये पेपर में आने वाली है। तो देख लें इसमें जो ए है दिस इज़ कॉल्ड ए, यहाँ पर इसको पूरे को मार्क किया हुआ है ए, ठीक है। दिस कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसका यहाँ पे नाम लिख देता हूँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
P एक कंडेंसर है। अच्छा, उसके बाद C अब C में असल में ये जो मिक्सचर है ये भी है, राउंड बॉटम फ्लास्क भी है, तो ये अंदर चूँकि हुआ हुआ है तो ये मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, क्योंकि टी में भी अंदर तक ये लाइन ये लगी हुई है तो वहाँ पर डिस्टिलेट होके हमें जो मिलता है वो अल्कोहल मिलता है, तो डी में है अल्कोहल, यानी यहाँ पे पानी और अल्कोहल दोनों था और वहाँ पे चूँकि बॉइलिंग पॉइंट कम था अल्कोहल का तो वहाँ पे अलग होके हमें अल्कोहल मिल गया। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कंपोनेंट लेबल्ड ए, तो ए पे हमने लेबल किया है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का एरिया जो होता है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का वो लार्ज, सरफेस एरिया जो होता है ना वो लार्ज होता है। इससे क्या होता है, जब ये सरफेस एरिया लार्ज होगा, ये वाला सरफेस एरिया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का लार्ज होगा, तो इससे क्या होगा, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन ये बार बार होंगे विद इन दिस कॉलम, यानी यहाँ पर जाकर वेपर्स बनेंगे, वेपर्स दोनों के, लेकिन वाटर वापस नीचे आ जाएगा, अल्कोहल ऊपर चला जाएगा। तो कंडेंसेशन और वेपराइजेशन, कंडेंसेशन वेपराइजेशन, ठीक है, इसी कॉलम के अंदर। इससे क्या होगा, इससे अलग होने को, दोनों को अलग करने में हमें जो है वो मदद मिलेगी, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर, दो काम हो रहे हैं, दोनों का जिक्र करना ज़रूरी है, कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन। पहले वेपराइजेशन होती है फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन, ठीक है, विद इन द कॉलम इटसेल्फ। और उससे फिर क्या होगा, जो अल्कोहल है वो वेपराइज होके, हेंस अल्कोहल वेपराइजेस, यहाँ से इधर जाएगा और फिर वो इधर जाएगा, कंडेंस होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से वो लिक्विड की सूरत में, लिक्विड अल्कोहल हमें मिल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल वेपराइजेस एंड रीचेस कंडेंसर, ठीक है, अलग हो जाएगा इस तरह। एज यू बिगिन हीटिंग द मिक्सचर विच कंपोनेंट विल वेपराइज फर्स्ट, तो मैंने बता दिया कि अल्कोहल विल वेपराइज फर्स्ट। वाई, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है या उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस लाजमी मेंशन करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ मोर वॉलेटाइल। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपराइज होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो वेपराइज नहीं होगा, वो नीचे रह जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द थर्मोमीटर स्टेबलाइजेज अराउंड 78, नीचे लिख दिया उन्होंने। व्हाट डज दिस इंडिकेट एंड विच लिक्विड इज बीइंग कलेक्टेड एट द टेम्परेचर, वही पार्ट सी का ही दोबारा समझ लें, वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिए। तो पार्ट टी में यही मतलब है कि 78 डिग्री सेल्सियस, अच्छा इसमें खैर एक स्टेप आगे हम चलेंगे कि यहाँ से अल्कोहल वेपराइज होके ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से अल्कोहल नीचे हमें मिल रहा है कंडेंस होके लिक्विड की फॉर्म में। जब ये कांस्टेंट हो गया 78 पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अल्कोहल के वेपर्स हैं जो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं वो सिर्फ अल्कोहल के ही हैं, यानी इसमें अब पानी शामिल नहीं है, क्योंकि पानी वेपराइज कब होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अभी 78 डिग्री सेल्सियस पे पानी तो वेपराइज होगा ही नहीं। सो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द थर्मोमीटर स्टेबलाइजेज अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस। दिस इंडिकेट्स दैट प्योर अल्कोहल वेपराइजेस, ठीक है, एंड विच लिक्विड इज बीइंग कलेक्टेड एट दिस टेम्परेचर, तो लिख दिया हमने अल्कोहल वेपराइजेस एट दिस टेम्परेचर एंड इट इज बीइंग कलेक्टेड इन द रिसीवर। प्योर अल्कोहल वेपराइजेस एंड देन condenses in the condenser where we collect it, ठीक है। How can you confirm that the distillate collected at 78 degree Celsius is alcohol?
एंड नॉट वाटर, तो एक ही बात वो 3 बार पूछी हुई है, ठीक है। बहरहाल आप कैसे कंफर्म कैसे कर सकते हैं? वी कैन कंफर्म दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज of alcohol is 78 degrees Celsius, and what we are getting as a product is at 78 degrees because the temperature reading stays at 78 degrees Celsius, whereas the boiling point of water is 100 degrees Celsius, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए हम अल्कोहल की प्रेजेंस का खुद टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट से भी बता सकते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस वेयर एज अल्कोहल इज कलेक्टेड एट 78 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द कन्फर्मेशन। हाउ वुड यू एडजस्ट द हीट सोर्स टू इंश्योर अ स्टडी एंड कंट्रोल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस? तो हीट सोर्स जो है उसके लिए हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं यूजुअली। वी कैन यूज़ वाटर बाथ, वाटर बाथ उससे क्या होगा कि हमें स्टडी हीट मिलेगी, ठीक है। वाटर बाथ यूज़ करेंगे तो वी कैन गेट स्टडी हीट ड्यूरिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आपका एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए का है, लॉन्ग का ही, इसमें एक एक नंबर के ज़्यादातर मिलते जुलते ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन हैं 4-4 नंबर के, वो भी देख लेते हैं आगे। अ स्टूडेंट Y is working in the school lab to identify metal ions using the flame test. He is provided with solid samples of salts containing sodium, potassium, calcium, copper and barium ions, a clean platinum wire and so on. अच्छा जी, Y must perform the flame test for each sample and record the flame color to identify the metal ions. What is the purpose of cleaning the nichrome और प्लेटिनम वायर बिफोर टेस्टिंग अ न्यू सैम्पल? वाई इज़ दिस स्टेप इम्पोर्टेंट? कि आपने एक दफ़ा इसको यूज़ किया उसके बाद इसको क्लीन क्यों करना है? सो दैट इट डज़ नॉट कंटेन सैम्पल ऑफ द प्रीवियस मेटल आयन। तो आपने एक दफ़ा अगर लेट से सोडियम का सैम्पल लिया है, ठीक है, दूसरी दफ़ा अगर आप पोटाशियम का सैम्पल लेंगे तो पहले से उसके ऊपर सोडियम लगा हुआ नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लीन द वायर so that it does not contain remains of the previous ion, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ वाई यानी जो स्टूडेंट है शुड होल्ड द वायर इन द बंसन बर्नर फ्लेम टू ऑब्जर्व द कलर इफेक्टिवली इफ आई ऑब्जर्व द येलो फ्लेम वाइल टेस्टिंग विच मेटल आयन इज लाइकली प्रेजेंट इन द सैम्पल। तो 2 सवाल हैं एक ही के अंदर हैं। अच्छा, जो वायर है प्लेटिनम की, सबसे पहले तो आपने उसको HCl में डिप करके फिर उसमें से सॉल्ट सोल्यूशन में उसको सैंपल लेकर उसको फिर बर्नर के जो ब्लू वाला हिस्सा है यहाँ इधर रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, फ्लेम पावरफुल होता है, तो रिजल्ट जो है वो सही आता है। तो ही शुड होल्ड ओवर द ब्लू पार्ट ऑफ द फ्लेम। एक तो ये पार्ट का ये है आंसर, और फिर उसके बाद दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि येलो फ्लेम, आपने अगर आपको आंसर में मिला येलो फ्लेम तो फिर उसका क्या मतलब है? येलो कैरेक्टरिस्टिक है सोडियम के आयन का, तो Na+ का आयन मौजूद है। येलो फ्लेम जो ऑब्जर्व होगा दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोडियम। A student Z is setting up an experiment to measure the boiling point of ethanol। इससे डिफरेंट है ये, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, अब अगला शुरू हो गया। A student Z is setting up an experiment to measure the boiling point of ethanol। He repeats the experiment 3 times to calculate the average. His determined boiling points are 70, 71, 70.5 degrees Celsius. The true boiling point of ethanol is 78 degrees Celsius. How would you describe his work in terms of accuracy and precision? ये वैसे फिजिक्स का समझ ले सवाल है कि जब वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब करीब होती है ना, और दूर होती हैं किसी ट्रू वैल्यू से, तो ट्रू वैल्यू से दूर होने का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो दे आर नॉट एक्यूरेट, दीज वैल्यूज़ आर नॉट एक्यूरेट, दे शो सम एक्सपेरिमेंटल एरर, बट द वैल्यूज़ आर प्रिसाइज बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, नॉट accurate because
अगर रीज़न बताऊं तो रीज़न क्या है, बिकॉज द वैल्यूज़ आर क्लोज टुगेदर बट फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू से दूर हैं। ठीक है, आज मेरा पेन कुछ सही चल नहीं रहा तो इसलिए राइटिंग कोई इतनी अच्छी आ नहीं रही स्क्रीन पर। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके ये एक अलग ही एक्सपेरिमेंट का उन्होंने दे दिया था। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज यूजिंग सब्लिमेशन। अब ये एक नंबर में डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट चलें थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ से आप ये नोट डाउन कर लें। आपको इसके लिए चाहिए इवेपोरेटिंग डिश चाहिए, फनल चाहिए, कॉटन चाहिए, फ़िल्टर पेपर, बंसन बर्नर और स्टैंड वगैरह चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको मिक्सचर मिलेगा दो सब्सटेंसेस का, आपने उसको इवेपोरेटिंग डिश के अंदर रखना है। उसके बाद उसके ऊपर एक फ़नल को इन्वर्ट करके रख देना, यानी फ़नल को ऐसे इन्वर्ट करके रख देना, ऐसे इवेपोरेटिंग डिश ये नीचे हो जाएगी, इसके ऊपर वो मिक्सचर पड़ा हुआ होगा, इसके ऊपर आपने ये फ़नल रख देनी है। ठीक है, उसके बाद फ़नल की स्टेम को कॉटन के वूल से ऐसे बंद कर देना है, इसको कॉटन वूल से ऐसे क्लोज़ कर देना। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर आपने रख देना है कोल्ड फिल्टर पेपर रख देना है। ठीक, और फिर आपने इसको हीट करना है फ्लेम के ज़रिए। जब आप इसको फ्लेम के ज़रिए हीट करेंगे ऊपर वेपर्स बनेंगे, लेकिन वेपर्स ऊपर चूँकि वेट आपके पास पड़ा हुआ होगा फिल्टर पेपर का एक पीस, उसकी वजह से वो सबलाइम हो जाएंगे। ठीक है, एक नंबर में तो ये सारी वैसे इतनी बड़ी डिटेल देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चले पॉइंट्स मैंने आपको ये बता दी, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A group of students is conducting an experiment to test the purity of water by determining its melting and boiling points. They have two samples. Sample A, which they suspect is pure water, and sample B, which they suspect contains impurities. The students use a thermometer to measure the temperatures at which both samples melt and boil. They perform the following steps. हम नीचे स्टेप्स उनके देख लेते हैं। They boil both samples separately in an open container on a Bunsen burner and then record the temperature at which the samples start to boil. दोनों को आपने देख लिया। Sample A melts at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. Sample B melts at -2 and boils at 102 Celsius. So that sample A जो है वो pure water होगा, because pure water melts and boils at a fixed temperature. Explain the significance of the results if pure water has a melting point of 0 and boiling point of 100 at standard atmospheric pressure. तो आप ये लिखेंगे कि प्योर वाटर या प्योर कोई भी सब्सटेंस हो, वाटर नहीं, प्योर सब्सटेंस always melts and boils at sharp temperatures. Melting point of water, of pure water, is 0 degree Celsius and boiling point is 100 degree Celsius. So sample A has pure water. ठीक हो गया। यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस है, अगर इम्प्योरिटी होगी तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है बिटवीन द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट अगर इम्प्योरिटीज़ कोई शामिल हो तो। हाउ कैन द एक्सपेरिमेंट हेल्प determine whether a water sample is contaminated with substances like salt or other solutes? If the melting points is below 0 degree Celsius and the boiling point is greater than 100 degree Celsius, then it contains contaminated impurities like salt, because salt has higher melting point. कोई और सोलूट है तो उसका melting और boiling point जो है वो हायर होता है rather. लास्ट बल्कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। The metal displacement reaction involves the displacement of one metal ion from a solution by another metal. Student was provided with zinc and copper sulfate solution. कॉपर की solution है, यानी जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट। ओके, जब Zn प्लस CuSO4 है तो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक कॉपर के मुकाबले में, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बना देगा। तो ZnSO4 प्लस Cu, तो Cu जो है वो एक सॉलिड है, तो हमें ऑब्जर्व क्या होगा, Cu का कलर और कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी फेड हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट्स ब्लू, हमें जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो है ब्लू कलर ऑफ CuSO4
फेड्स अवे एक चीज़, और जो कॉपर है वो हमें चूँकि मिल रहा है, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। एंड रेडिश ब्राउन सॉलिड ऑफ Cu appears। इतना काफ़ी है। The image below shows crystals of copper sulfate forming during the cooling of the solution. Explain how the rate of cooling affects the size of the crystal. तो अगर आप स्लो कूलिंग करेंगे, if the rate of cooling is slow, large well arranged crystals are formed. If cooling is rapid, जल्दी से करें अगर, small powdery crystals form होंगे, आर फॉर्म्ड। ये आपका पूरा पेपर हो गया। काफ़ी लंबा था ये पेपर, मेरे ख्याल में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, जो काफ़ी टाइम भी लग जाता है, वीडियो भी इसलिए लंबी हो गई है। लेकिन चले, इससे पहले अगर आपने फिज़िक्स का मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं देखा तो आप सामने वीडियो आ रही है, इस पर आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल्स जो है इनसे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाई हैं वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।